Good morning to all of you. So we have completed the first chapter of physics in class 8, that is force and pressure. Today I will do a quick revision of the chapter force and pressure. Okay. So as we have discussed, you all know that what is force. For class 8, we can say force is a push or a pull. So what is a force? Force is a push or a pull, and we never see the force. Only what we see? We see the effect of force. So what we see? We see the effect of force. We never see the force. We only feel the force. हम लोग फोर्स को क्या करते हैं? फील करते हैं. हम लोग कभी फोर्स को देखते नहीं हैं. ओके. और जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया था कि फोर्स is a vector quantity. फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो जब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? डायमेंशन. देखिए 8th क्लास के लिए बस आप लोग को ये जानना है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. मैग्नीट्यूड का मतलब कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू. कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू. दूसरी चीज जो हम लोग बात की, जब फोर्स the SI unit of force is न्यूटन. हमने आपको रीजन भी बताया था कि न्यूटन में n को क्यों हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, क्यों नहीं n हम लोग क्या होता है कैपिटल. और फोर्स के बारे में जब हम लोग बात किए थे कि सिंस हम लोगों ने बात किया था कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट हम लोग क्या है? डाइन है, जो कि मेनली हम लोगों को किस क्लास में पढ़ना? हायर क्लास में पढ़ना है. और फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी को आप अच्छे से समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. जैसे 1 kg, तो 1 क्या है? मैग्नीट्यूड. मेजर्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. ओके. तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी. उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझेंगे डिटेल में कि एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होता क्या है. सपोज कीजिए हम यहाँ पे आपसे बोले व्हाट इज लाइन. व्हाट इज लाइन? तो आप लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज लाइन? लाइन इज कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. व्हाट इज लाइन? कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स व्हिच हैज नो एंड पॉइंट. कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट मतलब जब भी माइंड में लाइन का बात आती है, जैसे हम आपसे बोले कि ड्रॉ अ लाइन, पूरे क्लास में जितने भी बच्चे आपसे हम क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ अ लाइन. तो आप क्या करोगे? आप सब कोई लाइन ड्रॉ करोगे. लेकिन उस केस में क्या होगा? जो सबके लाइन सब ड्रॉ करोगे, लेकिन सबके लाइन की लेंथ सेम नहीं होगी, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि ड्रॉ अ लाइन. तो आपने लाइन ड्रॉ किया, कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा, कोई 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा, कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा, कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेगा. तो लाइन क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका ना तो कोई फिक्स मैग्नीट्यूड होता है और ना तो कोई फिक्स डायरेक्शन. ओके. अब हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट की. अगर हम लोग किसकी बात करते हैं? लाइन सेगमेंट. तो व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? अगर एक हमारे पास लाइन
पॉइंट भी ए, दिस पॉइंट भी बी। तो अब इस AB की डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन सेगमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं। लाइन सेगमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं। सिंस हम लोग ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसलिए कुछ पॉइंट्स हम आपको क्लियर कर रहे हैं जो कि आपके हायर क्लास में हम लोग को क्या देगा, आप लोग को बहुत काम देगा। ओके, तो इसलिए सिंस हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब एक्चुअली वेक्टर होता क्या है, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसको समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो हम लोग उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैग्नीट्यूड किसके पास है, किसके पास डायरेक्शन है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो लाइन क्या है, which has no magnitude, no direction. What is line segment? मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया, वैल्यू बोलेंगे ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, सबको इक्वल लेंथ की लाइन बनाओगे क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है, फिक्स वैल्यू। मैग्नीट्यूड तो हो गया लेकिन इसमें भी क्या नहीं हुआ, डायरेक्शन नहीं हुआ। अब हम बोलेंगे ड्रॉ अ रे, तो व्हाट इज अ रे, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो कि रे के पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट। Ray have a starting point, but it does not have any end point. And one thing more about the ray, that its direction is fixed. Its direction is fixed. अब हम सबसे पहले क्लास में कि ड्रॉ करें तो क्या होगा, कोई रे ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा। इससे मतलब आप सब कोई रे करेक्ट बना रहे हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि रे रॉन्ग बना रहा है, सब कोई रे करेक्ट बना रहे हैं। लेकिन बस अब फर्क क्या है कि देखिए सबका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है। तो कहने का सेंस क्या है हमारा कि रे की जब बात करेंगे तो रे हैज ओनली वन पॉइंट, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो फिक्स। तो सिंस इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो नहीं है लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। इसके पास एक डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग एक क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट और रे दोनों को मिला दें, किसको किसको मिला दें, लाइन सेगमेंट और रे दोनों को हम लोग मिला देते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है और उसके ऊपर एक हम लोग क्या ड्रॉ कर दिए, रे ड्रॉ कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिए, रे ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब ये अब कैसा हो गया, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। कौन सा लाइन सेगमेंट हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देख लो, इसका मतलब लाइन सेगमेंट की वजह से इसके पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, एक मेजर्ड वैल्यू होगी दैट इज मैग्नीट्यूड, और एरो की वजह से, रे की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और रे की वजह से क्या हो, डायरेक्शन। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड होगा तो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोगों ने क्या बात की ऑलरेडी क्लास में कि हम लोगों ने बात की है कि अगर फोर्स को ऐसे डिफाइन करें कि डिपेंडिंग ऑन द रिजल्टेंट फोर्स, कि एक हमारे पास फोर्स है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा है, सपोज कीजिए ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2। तो क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफ F1 will be equal to F2 then Fr मतलब रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। अगर F1 F2 दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। This force is said to be force, balanced force। तो ऐसा मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर से दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल, दैट इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। और अगर हम बात करें कि यहीं पे if F1 is not equal to F2, इसका मतलब Fr is not equal to 0 means resultant force is not equal to 0, that type of force is said to be
अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स जिसमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हम लोगों ने देखा था। हम लोग जानते हैं कि फोर्स के वेरियस इफेक्ट होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में। तो अगर ऑब्जेक्ट पे किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, अब वो अनबैलेंस फोर्स है, तो उसकी वजह से क्या है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इट में कम इनटू मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है इट में कम टू रेस्ट। डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा लग रहा है, किधर लग रहा है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंजेस। स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और क्या हो सकता है? जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकती है। तो देयर इज ऑल आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, और इसके लिए हम लोगों ने क्लास में बात की थी एक गेम की, टग ऑफ वॉर। ओके, कि रोप को दोनों तरफ से कुछ स्टूडेंट्स मिलकर खींच रहे हैं। ओके, उसके वजह से क्या हो रहा है कि इफ दोनों तरफ से जो स्टूडेंट मिलकर खींच रहे हैं, अगर दोनों का फोर्स बराबर है तो इट विल नॉट मूव इन either direction, otherwise it will move in either direction. Okay, in which the force is applied will be more in that direction the rope will move. उसके बाद हमने बात किया था कि डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, हम लोग जानते हैं कि फोर्स come into exist when there are two objects. तो इसको हम लोगों ने बात किया था कि एक फोर्स हम लोग का क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या बात की थी कि इफ अ फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है कब? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तब भी एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट में बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और किसकी बात की थी हम लोगों ने? यस, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक force. And about this, all this force I have explained in detail in the class about the contact force and non-contact force. Now, after that we have discussed about the pressure. The pressure, the force which is exerting on a unit area, and we have seen the application of pressure also. And the pressure which is exerted by the atmosphere is said to be atmospheric pressure. And with the help of activity, I have shown that how much amount of the pressure is exerted by the air with the help of a rubber sucker. And a scientist Otto Gulick in the 17th century has done the experiment. So this all we have already discussed in the class, and also what we have discussed, that what are the various effect on pressure. Pressure is exerted in fluid also, in liquid also, depending that we have discussed about the Pascal law. So this was about the chapter force and pressure. So in short I have explained this chapter because this chapter I have already discussed in the class. In the next class, in the physics term, we will start a new chapter, that is friction, and we will see in detail that what is friction and the types of friction. Thank you. God bless you.